हाय एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। सो होपफुली आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर अच्छे से कर लिया होगा और कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होगा। एंड बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं वीडियोस पर। थैंक यू सो मच गाइस कि आपको वीडियोस पसंद आ रही है। अब आज हम चलने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, जिसका नाम है ऑडिट एविडेंस। जो चैप्टर का नाम है ना, उससे बिल्कुल भी लिंक नहीं हो रहा है कि चैप्टर के अंदर क्या कवर होता है। लगभग 7 से 8 ऐसे इस चैप्टर के अंदर कवर होते हैं, लाइक 500 ऐसे, 610, 530, 550, 501, 510 एंड 520। तो वन बाय वन हम इस सीरीज को आगे चलते हैं। अब आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऐसे 500 एंड ऐसे 610, जिसमें से आप मान के चलो कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे बता देना। ऐसे 500 हम शुरू करते हैं। नाम है हमारा ऑडिट एविडेंस। अब जैसे कि आपको पता है कि जो ऑडिटर होता है वो ऑडिट करने के लिए आता है। अब ऑडिट करने के बाद उसको एक ओपिनियन देना होता है। तो क्या हम बिना गवाहों बिना सबूतों के बेस पे कोई ओपिनियन दे सकते हैं कि एफएस बिल्कुल ठीक होगी, एफएस गलत होगी? नहीं, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। तो कोई भी ओपिनियन मुझे देना है कि ये चीज ठीक है, ये चीज गलत है, तो उससे पहले मुझे उसके लिए चाहिए हमारे एविडेंसेस। उन एविडेंसेस के बलबूते पे ही हम लोग अपना ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं। सो अगर हम टेक्निकल टर्म में देखें तो व्हाट इज एविडेंस? इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर, चाहे वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड से हो चाहे वो रिकॉर्ड से हो, जो कि कंक्लूजन को अराइव करने में सहायता करेगी। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर यूज करता है अपना कंक्लूजन ओपिनियन फॉर्म करने में, उसको हम बोलते हैं ऑडिट एविडेंस। एग्जांपल जैसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड से क्या क्या एविडेंसेस हम ले सकते हैं? एंट्रीज से एविडेंस ले सकते हैं, हम इनवॉइसेस से ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से ले सकते हैं, लेजर से ले सकते हैं, बजट से भी ले सकते हैं। अदर इंफॉर्मेशन में कैसे? मिनट से भी ले सकते हैं, रिटन कंफर्मेशन से ले सकते हैं और मैनुअल से भी ले सकते हैं। फिर जो हमारे एविडेंस है, आपको मैं 4 टर्म्स यहां बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिट एविडेंस के 4 फीचर्स हमारे होने चाहिए। पहले वो रेलिवेंट होना चाहिए, दूसरा वो रिलायबल होना चाहिए, फिर वो सफिशिएंट होना चाहिए और फिर वो एप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। रेलिवेंट का मतलब क्या है कि जो एविडेंस मैं ले रहा हूं और जिस चीज के लिए मैं ले रहा हूं तो उनके बीच में कुछ लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। सर फॉर एग्जांपल परचेज मुझे वेरीफाई करनी है, तो क्या उसके लिए सेल इनवॉइस वेरीफाई करना सही रहेगा? नहीं, बिकॉज दे आर नॉट रेलिवेंट। तो इसलिए बोला गया कि जो एविडेंस मैं ले रहा हूं, जिस चीज के लिए मैं ले रहा हूं, के बीच में कुछ लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। उसके बाद रिलायबिलिटी, आपको पता है कि इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी को एनहांस करता है। अब जो रिलायबिलिटी है वो किन किन चीजों से इन्फ्लुएंस होती है? सोर्स से, इफेक्टिव कंट्रोल से, डायरेक्टली लिए हैं, इनडायरेक्टली लिए हैं, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में लिए हैं, अदर फॉर्म में लिए हैं, ओरिजिनल लिए हैं, फोटोकॉपी लिए हैं। जैसे सोर्स से क्या मतलब होता है? अगर मैनेजमेंट के इंटरनल सोर्स से एविडेंस लेते हैं तो लेस रिलायबल होते हैं, क्योंकि मैनिपुलेट कर सकते हैं। बाहर से इंडिपेंडेंट सोर्स से लेंगे तो वहां पर रिलायबल होंगे। अगर हमारे कंट्रोल्स इफेक्टिव है, पीडीसी कर रहे हैं वो सही से, और पीडीसी कर रहे हैं तो जो बुक्स बनी होंगी वो रिलायबल बनी होंगी, तो देयर बाय रिलायबिलिटी इंक्रीज हो गई है। अगर मैं खुद जाके एविडेंस लेता हूं तो रिलायबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर मैं किसी और को भेज के फिर लेता हूं तो कम होगी। डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट, या मैं ओरली ले रहा हूं तो उसका कोई सबूत रहता ही नहीं है, बट अगर मैं रिटर्न फॉर्म में डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में लेता हूं तो वहां पर रिलायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है। ओरिजिनल ले रहा हूं या फोटोकॉपी ले रहा हूं तो उससे भी हमारी रिलायबिलिटी इन्फ्लुएंस होती है। अब सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट का क्या मतलब है? सफिशिएंसी डील करती है कि हमारे एविडेंस की क्वांटिटी कैसी है, और अप्रोप्रिएटनेस डील करती है कि हमारे एविडेंस की क्वालिटी कैसी है। अब फैक्टर अफेक्टिंग द सफिशिएंसी, मतलब कितने क्वांटिटी के हमें एविडेंसेस लेने हैं, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? मेटेरियलिटी पे, मतलब अगर मेटेरियलिटी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, एविडेंस भी ज्यादा, कम है तो कम। अब आरओएमएम, रिस्क अगर उस चीज के अंदर ज्यादा है तो एविडेंसेस भी ज्यादा, रिस्क कम है तो एविडेंसेस भी कम। और साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, और अगर पॉपुलेशन का साइज ज्यादा है तो एविडेंसेस भी ज्यादा लेने पड़ेंगे, और पॉपुलेशन का साइज अगर कम है तो एविडेंसेस भी हमें कम लेने पड़ेंगे। आफ्टर दैट ऑडिट प्रोसेस, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट में रैप होता है, फिर फैप होता है। फैप 2 तरह के होते हैं, टीओडी एंड सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, और इसके एक पार्ट हमारा और होता है, दैट इज टीओसी। अब इन सब में एक पार्ट आता है इंक्वायरी। व्हाट इज इंक्वायरी? किसी भी नॉलेजेबल पर्सन से इंफॉर्मेशन लेना, उसको हम इंक्वायरी बोलते हैं। चाहे वो पर्सन इनसाइड का हो चाहे वो आउटसाइड का हो, चाहे हम फॉर्मल लें चाहे हम ओरल लें, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और इंक्वायरी हमें वो एविडेंस प्रोवाइड करती है, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो शायद हमारे पास पहले नहीं होती। और इंक्वायरी अकेली हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं देती, उसके साथ साथ हमें इंस्पेक्शन भी लगाना पड़ता है। अगर आपका ट्रू फॉल्स नहीं ट्रू फॉल्स नहीं एमसीक्यू में आए कि क्या इंक्वायरी बेस्ट एविडेंस? नहीं, इंक्वायरी नहीं, इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन गिव्स द बेस्ट एविडेंस है, याद रखना आप लोग। अब एजम्पशन क्या होता है?
जो भी मैं रिप्रेजेंट करता हूं सामने वाले पर्सन को कि ये चीज ऐसी है, हमारे पास ठीक है, हमारे पास एक्यूरेट है, हमारे पास कंप्लीट है, प्रेजेंटेबल है, अंडरस्टैंडेबल है, फेयर प्रेजेंटेशन है, तो ऑल आर द एजर्शन जो मैं सामने वाले को रिप्रेजेंट करता हूं वो कॉल्ड एज एजर्शन. So it is a representation made by the management that are embodied in the FS and used by the auditor to identify the different type of potential misstatement. अब कोई हमें एजर्ट करता है कि ये चीज ऐसी है, तो हम उसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते जब तक हम उसके ऊपर खुद प्रोसीजर्स नहीं लगा लेते. तो हमारी ड्यूटी ये बनती है कि सबसे पहले हम प्रोसीजर्स लगाएं, उसके बाद हम उसके ऊपर विश्वास करें. तो इसीलिए बोला गया एजर्शन आर द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द मैनेजमेंट फॉर द FS and that are considered by the auditor to identify the different type of potential मिस स्टेटमेंट. जो ऑडिटर कंसीडर करता है अलग अलग मिस स्टेटमेंट को फाइंड आउट करने के लिए. अब एजर्शन तीन उस पे एरियाज पर होते हैं, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर, अकाउंट बैलेंस के ऊपर, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के ऊपर. क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में ऑकरेंस हो गया, कंप्लीटनेस हो गया, एक्यूरेसी, कट ऑफ एंड क्लासिफिकेशन. ये आप लोग कर लेना, आपको मीनिंग बताता हूँ. ऑकरेंस का मतलब क्या होता है कि जो एंट्रीज आपको दिख रही है वो एक्चुअल में ऑकर हुई हैं और एग्जिस्ट भी करती हैं. कंप्लीटनेस, जितनी भी सपोज टू बी रिकॉर्डेड, मतलब जितनी रिकॉर्ड होनी चाहिए वो सारी सारी रिकॉर्ड एक्चुअल में हुई है. एक्यूरेट, आपको पता है. कट ऑफ का क्या होता है, बच्चों को पता नहीं होता कट ऑफ का मतलब क्या होता है. कट ऑफ का मतलब हमारा होता है कि जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं वो एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड हुई है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया कि 2026 की एंट्री मैंने 27 में रिकॉर्ड कर दी, 27 की एंट्री मैंने 26 में रिकॉर्ड कर दी है. एंड क्लासिफिकेशन भी प्रॉपर है, मतलब रेवेन्यू वाली आइटम रेवेन्यू में डाली हुई है और कैपिटल वाली आइटम मैंने कैपिटल में ही डाली हुई है, मतलब कोई भी मैंने इंटरचेंज उसमें नहीं किया है. ऑडिट ट्रेल क्या होता है? ऑडिट ट्रेल बेसिकली मैं आपको क्या बताता हूं क्या होता है. अगर आप ना मेरे से इसको लेमन टर्म में समझोगे ना तो इसको बोलते हैं हम बेसिकली एडिट लॉग. एडिट लॉग क्या होता है, जैसे अगर हमारी कोई भी ट्रांजेक्शन है जो एफएस में जुड़ी हुई है, टैली में है, अब उसको मैंने चेंज किया, लेट्स से प्रिंस अग्रवाल के नाम से प्रिंस के नाम पर डाल दिया, तो वो एंट्री एडिट हो गई है. तो एक एडिट लॉग में रिकॉर्ड बन जाता है कि एंट्री पहले ये थी और अब ये हुई है, ताकि कल को अगर ऑडिटर आए तो आइडेंटिफाई कर सके, पूछ सके उनसे कि ये एंट्री आपने चेंज क्यों करी थी. तो इसीलिए ये बताती है हमें कि ट्रांजेक्शन का फ्लो कैसा है, ये रिकॉर्ड कीपर का काम करता है और आपको पता है रिलायबिलिटी को इंक्रीज करता है और ऑथेंटिसिटी को भी इंक्रीज करता है. अब मैनेजमेंट एक्सपर्ट कौन होता है, पहले आप ये समझिए. अगर मैं हूं मैनेजमेंट हूं, मैं अपने ऑफिस बनाने के लिए किसी दूसरे बंदे की सहायता लेता हूं, किसी दूसरे बंदे की सहायता लेता हूं, तो उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट. मैंने क्या बोला, जैसे मान लो मुझे अपनी गोल्ड की वैल्यूएशन करवानी है, तो मैंने किसी भी ज्वेलर को बुलाया कि आप इधर आइए और हमारी ज्वेलरी की वैल्यू कीजिए. तो जो ज्वेलर आया है वो हमारा होता है बेसिकली मैनेजमेंट एक्सपर्ट. अब ज्वेलरी की वैल्यूएशन किसी ज्वेलर ने करी है, लेट्स से 2 करोड़ की वैल्यूएशन कर रखी है उन लोगों ने. अब मैं एक ऑडिटर, तो मुझे वेरीफाई तो करना पड़ेगा कि 2 करोड़ सही है या नहीं है. तो वो लोग मुझे देते हैं उस ज्वेलर की वैल्यूएशन रिपोर्ट. अब मैं वैल्यूएशन रिपोर्ट देख के पता लगाऊंगा कि वैल्यूएशन सही है या नहीं है, तो मतलब मैं किसी एक्सपर्ट का काम यूज कर रहा हूं. तो मुझे उस एक्सपर्ट के काम को यूज करने से पहले देखना पड़ेगा कि काम उसने सही किया है या नहीं किया है. हो सकता है कि जो वो ज्वेलर है वो मैनेजमेंट का ही भाई बंधु हो गई, तो वो उनके अकॉर्डिंग ही वैल्यूएशन करेगा. तो इसीलिए मुझे देखना पड़ेगा उसके काम के ऊपर मुझे कितने प्रोसीजर्स लगाने हैं. मतलब ये नीचे दिए गए फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कि नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स उनके काम के ऊपर क्या रहने वाला है. अब किन मैटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैटर्स, रिस्क के ऊपर, अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज के ऊपर, प्रीवियस एक्सपीरियंस के ऊपर, जो कंट्रोल्स इंपोज किए उनके ऊपर, और मैनेजमेंट का कंट्रोल कैसा है काम के ऊपर. मतलब अगर मैनेजमेंट का कंट्रोल ज्यादा है, मतलब वो गाइड कर रहे कि ऐसे करना वैसे करना है, तो मुझे यूज नहीं करना काम, क्योंकि यार उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है उसको. अगर नहीं किया होता तो मैं यूज कर लेता. कॉम्प्लेक्स मैटर है तो हो सकता है उसमें कुछ मिस्टेक्स हो, तो इसलिए मुझे उसके काम को कम यूज करना है. तो बेसिकली उसके काम को यूज करने से पहले मुझे उसको रिव्यू करना है, कितना रिव्यू करना है वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. फिर द मींस अवेलेबल फॉर द ऑडिटर टू सिलेक्ट द आइटम्स. कितने तरीके हैं एविडेंसेस को सिलेक्ट करने के. पहला, फर्स्ट आता है सिलेक्ट ऑल द आइटम्स, 100% वेरिफिकेशन कर लो. स्पेसिफिक, चुनिंदा नेचर के आइटम को वेरीफाई कर लो. ऑडिट सैंपलिंग, कुछ आइटम ले लो और सब पे के ऊपर अपना ओपिनियन दे दो. सारे आइटम सिलेक्ट हम कब कब करेंगे, जब लार्ज वैल्यू होंगी, रिस्क ज्यादा होगा और ऑटोमेटिकली परफॉर्म, मतलब हम कोई किसी भी सॉर्ट का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो वहां पर हमें सारे आइटम्स टेस्ट करनी पड़ेंगी. स्पेसिफिक आइटम हम कब टेस्ट करेंगे, जब हाई वैल्यू आइटम होगी और ए सर्टेन अमाउंट होंगी, और वो नेचर टू नेचर, ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन डिपेंड करता है कि किसको मुझे सिलेक्ट करना है और किसको मुझे सिलेक्ट नहीं करना है. और फिर आता है हमारा ऑडिट सैंपलिंग. ओके, अब अगर हमें ऑडिट एविडेंसेस के अंदर डाउट लगता है कि तो सही नहीं है,
या वो इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, अगर मैंने एक सोर्स से एविडेंस लिया और दूसरे सोर्स से इनकंसिस्टेंट है, तो वहां पर मुझे क्या करना है, डिस्कस करना है मैटर मैनेजमेंट के साथ, क्या क्या मॉडिफिकेशन अपने ओपिनियन में कर सकता हूं, मुझे वो देखना है, और लास्ट में ऑडिट के ऊपर या अदर एस्पेक्ट्स के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, तो ये चीज मुझे कंसिडर करनी पड़ेंगी। ओके जी, तो ये था हमारा कंप्लीट ऐसे 500 ओनली ऑडिट एविडेंस। अभी हम शुरू करते हैं 610। अगर ये नोट्स आपको चाहिए हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट नीचे पीएससी पाठशाला के नाम से टेलीग्राम का ग्रुप दिया है जो अपनी एकेडमी का नाम है, तो आप उसको ज्वाइन करके इनको डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। आगे देखते हैं ऐसे 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। अब ये होता क्या, ये मैं आपको बताता हूं। शायद आप लोगों ने लॉ पढ़ लिया होगा और लॉ में एक बात आती है, एक सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 138। बताइए कमेंट बॉक्स से, हैंड रेज कीजिए जिसको ये सेक्शन याद आ गया था मेरे बोलने के बाद कमेंट बॉक्स में। ओके, सिर्फ इमोजी भेजनी आप लोग को हैंड रेज वाली। 138 क्या है, चैप्टर नंबर 9 का, दैट इज इंटरनल ऑडिट। तो जिसको ये सेक्शन याद था ना, आप ये मानो कि उसके 2 नंबर अपने आप इंक्रीज हो गए हैं। तो और कमेंट बॉक्स में बताओगे तो उसको अप्रिशिएशन भी मिलेगा उस चीज का, क्यों उसको ये सेक्शन याद था। अब इंटरनल ऑडिट क्या होता है, एक मैकेनिज्म होता है जो प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज को लगाना पड़ता है कि ऑडिट होने से पहले जो हमारी एफएस है उसकी पूरी थोरली चेकिंग होती है, और कुछ में क्लरिकल मिस्टेक हो, अर्थमेटिकल एरर्स हो, तो वहीं पे वो सॉर्टेड हो जाते हैं। तो इसीलिए जो काम इंटरनल ऑडिट का होता है, बेसिकली लॉ रेगुलेशन को चेक करना, एफएस की एक्यूरेसी को चेक करना, ये सारा काम होता है, बट इतना डीपली नहीं होता जितना एक्सटर्नल ऑडिटर का होता है। तो काम जब दोनों के बराबर है तो क्यों ना एक्सटर्नल इंटरनल का काम यूज कर ले। मतलब जैसे एक्सटर्नल ने लॉ रेगुलेशन वेरीफाई करने जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है हमारा, जो ओपिनियन देता है, और इंटरनल का भी ऑब्जेक्टिव है कि उसको लॉ रेगुलेशन की कंप्लायंस चेक करनी है। तो क्या दोनों ऑडिटर, दोनों पर्सन अलग अलग एक काम 2 बार करेंगे, कि वही काम ये करेगा वही काम वो करेगा, क्यों ना या तो वो दोनों मिलके काम कर ले, या एक्सटर्नल उसको बता दे कि काम कैसे करना है, या उसने जो काम किया उसकी रिपोर्ट एज इट इज यूज कर ले। यस और नो। तो बट यूज करने से पहले एक्सटर्नल को चेक करना पड़ता है कि उसने काम सही किया है या नहीं किया है। अगर उसने काम सही नहीं किया है तो उसके काम को यूज बिल्कुल भी नहीं करेगा। सो हियर द ऐसे नंबर इज ऐसे 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। मतलब अगर मुझे इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज करना है तो कैसे करना पड़ेगा, एक्टिविटीज क्या क्या है देखिएगा। मतलब इंटरनल ऑडिटर क्या क्या काम करता है, गवर्नेंस एक्टिविटीज वो करता है, रिस्क मैनेजमेंट की करता है, और इंटरनल कंट्रोल्स की भी करता है। मतलब गवर्नेंस का क्या मतलब होता है, पॉलिसी मेकिंग डिसीजन कैसा है, एटीट्यूड कैसा है मैनेजमेंट का, और बिजनेस को मैनेज करने का तरीका कैसा है, फिलोसफी कैसी है उनकी, वो सारी चीज देखते हैं। वो मैनेजमेंट अपने बिजनेस रिस्क को किस तरह से वैल्यूएट करते हैं। और आपको पता है कि एक बिजनेस कौन कौन से रिस्क से एक्सपोज होता है, जैसे टेक्नोलॉजिकल रिस्क हो गया, प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस रिस्क हो गया, कंपटीशन रिस्क हो गया, लीगल रिस्क हो गया। तो ये सारे रिस्क है, ये देखना पड़ता है इंटरनल को कि जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से इन सारे रिस्क को मैनेज करके चलता है। फिर इंटरनल कंट्रोल के वैल्यूएट करता है। इसमें क्या दिखता है, वो लॉ रेगुलेशन कंप्लायंट हुए हैं नहीं हुए हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसी हैं, फाइनेंशियल ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन देख लेगा, एफएस देख लेगा बेसिकली, और इंटरनल कंट्रोल की वैल्यूएशन को चेक करेगा कि जो हमारे कंट्रोल्स हैं वो प्रॉपर प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ओके, उसके बाद 610 बताता है कि जो हमारा एक्सटर्नल है वो किन किन तरीकों से इंटरनल के काम को यूज कर सकता है। वेज बताते हैं, आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, तरीका समझना है इसका, किन किन तरीकों से उसका काम यूज कर सकता है। उससे एज इट इज इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है, उसका काम एज इट इज यूज कर सकता है, या उसकी हेल्प भी ले सकता है। ऑब्टेन इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, उससे पूछताछ करना, उससे कोई इंफॉर्मेशन ले सकता है। मे डिसाइड टू यूज द वर्क, मतलब जो उसने काम किया हुआ है ना एज इट इज वो यूज कर ले। और फिर डायरेक्ट असिस्टेंस लेना, एज एन हेल्पिंग हैंड। हेल्पिंग हैंड का मतलब क्या होता है कि मतलब वो जो काम कर रहा है ना, मैं उसको बोल दूं देख यार ऐसे नहीं ऐसे करना है, फिर मैं तेरे को कुछ काम बता रहा हूँ, हम दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काम ऐसे करना है ताकि मेरा बर्डन थोड़ा सा कम हो जाए, उसको बोलते हैं डायरेक्ट असिस्टेंस। अब एक्सटर्नल के ऑब्जेक्टिव क्या बनते हैं, सबसे पहले ये डिटरमाइन करना कि उसका काम यूज हो सकता है या नहीं हो सकता, कैन बी यूज, टू डिटरमाइन वेदर द वर्क इज एडिक्वेट, और उसका काम उसके लिए एडिक्वेट है एडिक्वेट नहीं है, और अगर उसको डायरेक्ट असिस्टेंस लेना है तो उसको डायरेक्ट करना और
सुपरवाइज करना उसके काम को, रिव्यू करना कि मान लो मेरा 100% काम मेरा है और 20% काम मैंने उसको डेलीगेट कर दिया, यस और नो, तो 20% काम वो कर रहा है। अब तो मुझे देखना है कि 20% काम से सही किया है या नहीं किया, एज इट इज में यूज नहीं कर सकता, उसको हम बोलते हैं रिव्यू। और करना कैसे, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एंड सुपरवाइज। बेसिकली यहां पर हमारा कंसेप्ट आता है कि अगर मुझे ये देखना है कि उसका काम यूज करना है या नहीं करना है, क्या बोला मैंने, काम यूज करना है या नहीं करना है, तो वो मैं किस तरह से चेक करूंगा, वेदर टू यूज द वर्क ऑफ एनी अदर एक्सपर्ट और नोट में कि यूज करूं ना करूं किन फैक्टर से डिपेंड करता है। पहला, उसकी ऑब्जेक्टिविटी पे, उसकी कॉम्पिटेंस पर एंड उसकी डिसिप्लिन एंड सिस्टमेटिक अप्रोच पर। अब ऑब्जेक्टिविटी का यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि वो पर्सन इंडिपेंडेंट है या नहीं है, वो पर्सन कॉम्पिटेंट है या नहीं है, मतलब नॉलेज स्किल सेट उसके पास है या नहीं है, एंड थर्ड, उसने जो अप्रोच यूज करी है वो सही है सही नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी किससे इन्फ्लुएंस होती है, मतलब ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि कहीं उसके ऊपर किसी का अनड्यू इन्फ्लुएंस तो नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है, ओवरसीड इंप्लॉयमेंट डिसीजन, मतलब ये देखेंगे इंप्लॉयमेंट डिसीजन कैसा है, क्योंकि 138 सेक्शन ये बोलता है कि जो हमारा इंटरनल ऑडिटर होता है वो इंप्लॉय भी हो सकता है और इंप्लॉय नहीं भी हो सकता, तो यहाँ पर हमें वही देखना है कि वो इंप्लॉय है या नहीं है, और फिर क्या कोई कंस्ट्रेंट और रिस्ट्रिक्शन इंपोज करी है, क्योंकि कंफ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंफ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि जो मैं काम उसका अलॉट कर रहा हूँ क्या वही काम उसने किया है या नहीं किया, मतलब जिस काम को वो रिव्यू करेगा वो काम उसने परफॉर्म किया, तो रिव्यू करने का फायदा क्या है, तो इसलिए वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। मतलब ऑब्जेक्टिविटी चेक करने के क्या फैक्टर्स है, क्वेश्चन क्या बनेगा, फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन टू इवैल्यूएट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द ऑडिटर, व्हाट इन्फ्लुएंस द ऑब्जेक्टिविटी, मतलब ऑब्जेक्टिविटी को हैम्पर क्या क्या चीजें करते हैं, उसमें क्या क्या देखेंगे हम, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, employment decision, constraint or restriction imposed by the management of the internal auditor's expert work, internal auditor's work and conflicting responsibility। कॉम्पिटेंस में क्या देखेंगे हम, रिसोर्स, रिसोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अगर कोई बड़ी स्केल ऑफ कंपनी है तो वहां पर कम से कम टीम ऑफ 4 मेंबर चाहिए, और कोई नॉर्मल कंपनी तो एक मेंबर भी चल सकता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मतलब अगर लार्ज साइज ऑफ कंपनी है तो वो प्रॉपर रिसोर्स होनी चाहिए, मतलब जितने टीम मेंबर की रिक्वायरमेंट उतने टीम मेंबर के होने चाहिए। हायरिंग ट्रेनिंग पॉलिसी देख लेंगे कि उसको अपॉइंट कैसे करते हैं इंटरनल को, टेक्निकल ट्रेनिंग उसको दी गई नहीं दी गई कि कैसे काम करना है उसे, और उसको एफआरएफ की लो रेगुलेशन की नॉलेज है या नहीं है। सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच, जैसे एक ऑडिट कैसे अच्छी होती है, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि एक ऑडिट बहुत अच्छे से हुई है तो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि उसने ऐसे यूज किए हैं, अगर उसने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग यूज किए हैं तो फिर अप्रोच बढ़िया यूज कर, नहीं किया तो ऑडिट बिल्कुल सही से नहीं हुई है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं क्या इंटरनल ऑडिटर ने स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट यूज किए हैं या नहीं किए हैं, तो वही देखना है क्या उसने कुछ डॉक्यूमेंटेड ऑडिट प्रोसीजर्स को यूज किया है या उसने एप्रोप्रिएट क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज लगाई हैं या नहीं लगाई हैं, तो ये चीज उसको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। फिर एग्जांपल्स बताओ कि कौन कौन सा काम वो उसका यूज कर सकता है, कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस को टेस्ट कर सकता है, जहां पर जजमेंट ज्यादा नहीं हो, मतलब लिमिटेड जजमेंट हो, मतलब अपने अपने एक्सपीरियंस से कोई डिसीजन ना लेना हो ऑडिटर को, तो वहां पर वो यूज कर सकता है। इन्वेंटरी काउंट को यूज कर सकता है, इन्वेंटरी काउंट की ऑब्जर्वेशन हो रही है मैं नहीं जाना चाह रहा, मैं उसको यूज कर सकता हूँ ट्रांजेक्शन को ट्रेस करने में, और लो रेगुलेशन सही से मतलब कंप्लाई हुए नहीं उनको भी वो चेक करने के लिए उसका काम यूज कर सकता है। कब उसको काम यूज नहीं करना, बेसिकली नॉट टू यूज द वर्क ऑफ एनी एक्सपर्ट, कब यूज नहीं करना, पहला जहां पर ज्यादा जजमेंट इन्वॉल्व हो, प्लानिंग और इवैल्यूएटिंग लेके, मतलब मुझे एविडेंसेस और लेने हैं, इंटरनल आप बताओ क्या मैं और ज्यादा एविडेंस लूं, भाई इंटरनल क्यों बताएगा, ओपिनियन तेरे को देना, तू इवैल्यूएट करना वो चीज, तो ये इवैल्यूएट करने के लिए क्या एविडेंसेस सफिशिएंट हैं, अप्रोप्रिएट हैं, या क्या प्रोसीजर लगाने हैं क्या नहीं लगाने हैं, उन चीजों के लिए मैं कभी भी इंटरनल का काम यूज नहीं कर सकता। रिस्क ज्यादा हो, ऑब्जेक्टिविटी कम हो, कॉम्पिटेंस कम हो, या अप्रोच ढंग से यूज कोई भी उसने ना करी हो, तो एट दैट टाइम मैं उसका काम यूज नहीं कर सकता, समझे। When the recruiter plan to use the work, जब वो यूज करेगा प्लान कर लेगा कि हाँ मुझे तो उसका काम यूज करना है, एग्जाम में आपको ये वर्ड देखना है प्लान टू यूज, तो डिस्कस करना है उसके साथ, उसकी रिपोर्ट को रीड करना है और उसके काम के ऊपर अपने प्रोसीजर्स भी लगाने हैं। उसके बाद डिस्कशन एंड कोऑर्डिनेशन, दोनों के बीच में प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए टाइम पर, ओके, ताकि जो भी हमारे इश्यूज हैं या जो भी हमारी क्वेरीज हैं वो टाइमली टाइम डिस्कस हो सके। और बेसिकली डिस्कशन में क्या क्या चीजें मैं इंक्लूड करूंगा, सबसे पहला टाइमिंग, कब उसने काम किया था, काम का नेचर कैसा है, कवरेज कैसी है ऑडिट की, प्रपोज मेथड क्या क्या है, डॉक्यूमेंटेशन कैसी है और रिपोर्टिंग कैसी है। अभी दोबारा सुनो एक बार, क्या क्या डिस्कस करूं मैं,
कब काम पूरा हुआ, कितना काम उसने कर लिया, कितना मुझे करना है, कितना उसने कवरेज करी है, और प्रपोज मेथड मतलब अप्रोच क्या यूज करी है उसने, उसने क्या डॉक्यूमेंटेशन किया, क्योंकि जब मैं उसका काम रिव्यू करूंगा तो वर्किंग पेपर तो चाहिए ना, तो वो मैं चेक कर लूंगा, और रिपोर्टिंग बेसिकली, और रिपोर्टिंग उसकी क्या है। अब जो डिस्कशन है वो इफेक्टिव कब होगी, जब अप्रोप्रिएट इंटरवल पे मतलब टाइम टू टाइम होगी उसकी। एक्सटर्नल इन्फॉर्म ऑल द मैटर्स टू द इंटरनल, जब एक्सटर्नल ने उसको सारी की सारी बातें बता दी हो, और एक्सटर्नल शुड इन्फॉर्म ऑफ एनी मैटर दैट आर इंटरनल्स अटेंशन। और देखो दोनों में ना वर्ड एक्सटर्नल है, पहले इसमें क्या है, इसमें यह है कि एक्सटर्नल सारी बातें उसको बताएगा, और उसमें है एक्सटर्नल शुड बी इन्फॉर्म्ड ऑफ बाय द इंटरनल, कि जो एक्सटर्नल है उसको सारी इंफॉर्मेशन इंटरनल से मिल गई। शुड बी इन्फॉर्म ऑफ का मतलब कि उसने मिल गई हो इंफॉर्मेशन। तो ये तीन चीजें हैं, तो हम बोलेंगे कि वो इफेक्टिव। दोबारा सुनो, यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरनल को बताएगा, और यहाँ पर एक्सटर्नल को बताई जाएंगी बातें इंटरनल की, जो भी इंटरनल की इंफॉर्मेशन में है। डायरेक्ट असिस्टेंस क्या होता है, मतलब मैं उसकी हेल्प ले रहा हूँ एज एन हेल्पिंग हैंड। कभी यूज नहीं करना, ऊपर वाले सेम है, जब रिस्क ज्यादा हो, जजमेंट ज्यादा हो, कॉम्पिटेंस ना हो, अप्रोच कम हो, ऑब्जेक्टिविटी कम हो। ड्यूटीज क्या है ऑडिटर की, ऑडिटर की ड्यूटीज बनती है यहाँ पर एक रिटन एग्रीमेंट ऑब्टेन करना। रिटन एग्रीमेंट फॉरवर्ड बताता हूं आगे किस चीज के लिए, इसमें ड्यूटीज भी कह सकते हो आप, फॉर्मेलिटीज भी कह सकते हो। ओके, अब उसको एग्रीमेंट ऑब्टेन करना है एक एंटिटी से, और दूसरा इंटरनल ऑडिटर से। इंटरनल से किस चीज कर लेंगे हम, टू कीप द इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल, कि जो जो बातें भाई मैं तेरे साथ करूंगा, ये जो डिस्कशन हमारे होंगे वो तेरे को कभी भी किसी के सामने भी डिस्क्लोज नहीं करने, और करी तो फिर देखियो क्या हाल होएगा। दूसरा एंटिटी से क्या क्या इंफॉर्मेशन लेंगे हम, दे अलाउड द इंटरनल टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एक्सटर्नल, वो अलाउड कर रहे हैं इंटरनल को कि वो हमारी सारी बातें मान के, इंटरनल यार मैनेजमेंट का पर्सन है ना, तो उसकी परमिशन तो चाहिए ही कि वो परमिट कर रही है कि वो सारी बातें उसकी मानेगा, और नोट इंटरवाइन, और बीच में कभी भी दखलंदाजी वो लोग इंटरनल और एक्सटर्नल के काम के बीच में नहीं करेंगे। सो दिस इज अवर एक्से 610। ओके, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो 530 के भी कुछ नोट्स बन रहे हैं अभी। ओके, तो इसको हम कवर करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो इन दोनों ऐसे को अच्छे से कर लेना, चाहे स्लो पेस में चलो बट बहुत अच्छे से करो। ओके, क्योंकि ये जो चार्ट्स ना बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं आप लोग के लिए। इनको डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकलवाओ इनके, और इनको बार बार रिपीट करो। ऑडिट में रिपीटेशन चाहिए होता है, जितना बार आप रिपीट करोगे उतना ही कम है। ओके, और कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम या नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कॉल कुछ भी कर सकते हो। फील फ्री टू रीच आउट टू अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू सून।